सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आई अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इससे पहले हम सी लैंग्वेज पे 2 वीडियो कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के पार्ट 3 पर, जो हमारा होगा टोटल कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स होते हैं सी लैंग्वेज में। इफ एल्स वगैरह होंगे, लूप होंगे, डू वाइल होंगे, इनमें क्या डिफरेंस है और इनका क्या एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा। साथ ही हम करेंगे स्विच, गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू और स्टोरेज क्लासेस। इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आता है। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले अगर 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप इनके 2 पार्ट देख लीजिए। इस वीडियो के सबसे लास्ट में उन दोनों पार्ट के लिंक होंगे, वहाँ से क्लिक करके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज पार्ट 3। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें जैसे मैंने बात किया कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, तो कंडीशनल मतलब कोई डिसीजन कंट्रोल सिस्टम जो सेम ही होता है वो क्या होता है। डिसीजन कंट्रोल मतलब आपने किसी भी चीज़ को रन करने के लिए आप उस पर कंडीशन लगा दो, उसके बेस पे आप क्या डिसीजन करो। अब डिसीजन जो बेसिकली होता है उसके लिए सी लैंग्वेज के अंदर बेसिकली जो यूज होता है वो होता है, एक तो इफ स्टेटमेंट, एक होता है इफ एल्स, एक होता है नेस्टेड इफ। इफ स्टेट का मतलब अगर का मतलब अगर ये हुआ तो ये होगा, ये हो गया इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स का मतलब अगर ये हुआ तो ये होगा, अदरवाइज ये होगा। मतलब एक ट्रू होने पर ये होगा, अगर फॉल्स होगा तो ये होगा, इस प्रकार से। और इफ में क्या होगा, ट्रू होने पे ये होगा, फॉल्स होने पे क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। और तीसरा है नेस्टेड इफ, अगर ये होगा तो ये होगा, इसके बाद में ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा, अदरवाइज ये होगा। अब आप ऐसे अगर मगर में कंफ्यूज हो गए तो मैं आपको सिंपल बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्लड टेस्ट की बात कर रहे हो, अगर आपका ब्लड टेस्ट बी पॉजिटिव है तो ये होगा, अगर आपका ब्लड बी पॉजिटिव है तो ये होगा, बी पॉजिटिव नहीं है तो ये होगा। अगर आपका ब्लड बी पॉजिटिव है तो ये होगा, ओ है तो ये होगा, बी नेगेटिव है तो ये होगा, अदरवाइज ये होगा। आई बात समझ में? मतलब एक से ज़्यादा कंडीशंस आपको लगानी है, एक क्या 2, 3, 4 कंडीशन कंटिन्यू लगानी है तो आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के अंदर लगा सकते हो। साथ में एक इसका इफ एल्स लेडर होता है उसका भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको केवल इफ और एल्स यानी 2 कंडीशन ही बतानी है, एक ट्रू होगी तो ये होगा, फॉल्स होगी तो ये होगा, तब आप सिंपल इफ एल्स लगाओगे। और सिंपल अगर आपको केवल एक कंडीशन बतानी है, एल्स के बारे में कुछ नहीं बोलना, तो अब आप इफ लगाओगे। अगर नहीं समझे हैं तो अभी आप प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें समझ जाएंगे। लेकिन ये जो मैं सिंटेक्स लिखा है, इसको मैंने क्यों लिखा है, अगर आप सोचोगे कि सिंटेक्स लिखने की क्या जरूरत है, बता दूं मैं आपको कि एग्जाम के अंदर जो ऑप्शन जो कुछ आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर सिंटेक्स पूछा जाता है। फॉर लूप का क्या होता है, इफ एल्स का क्या होता है, इसलिए मैंने सिंटेक्स भी साथ में शामिल किया है। तो आप इस सिंटेक्स को ढंग से देख लेना कि पहले इफ होगा, कंडीशन होगी, जैसे इफ कंडीशन लगा दी ए ग्रेटर देन बी, तो ये क्या लगा दी कंडीशन। अगर ये कंडीशन सही है तो आंसर क्या आएगा 1, कंडीशन फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा 0। तो केवल एक कंडीशन लगा दी। जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट जो अंदर लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि इफ कंडीशन है, दूसरा क्या है इफ एल्स है। इफ एल्स के अंदर इफ कंडीशन लगा दी, स्टेटमेंट लगा दिया, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो कौन सा रन हो जाएगा, ये वाला एल्स वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कब, 1 होगा जब, और ये कब रन होगा, जब फॉल्स होगा, जब 0 मतलब फॉल्स। फिर नेस्टेड इफ का अंदर देखो कि इफ कंडीशन है, अगर वो रन हुई, कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट ये, अदरवाइज एल्स इफ कंडीशन दूसरी कंडीशन लग जाएगी। अगर वो भी कंडीशन आपके ट्रू नहीं हुई तो सबसे लास्ट में जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूजन है, तो इसलिए इसके लिए मैंने आपका एक प्रोग्राम बनाया है। आपके सामने लिखा हुआ है कि इफ कंडीशन के लिए ये प्रोग्राम है, इफ एल्स का है, इफ एल्स इफ का लिए लेडर के लिए ये है। देखो सबसे पहले इसमें देखो मैंने क्या लिया, इंटीजर मेन, एक जो मेन फंक्शन आपको पता है। मेन फंक्शन क्या होता है, सी का प्रोग्रामिंग जो अपना फंक्शन होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसका मेन होता है। मेन के अंदर इसने m = 40, n = 40 2 वेरिएबल लिए हैं। इसका टाइप क्या लिया है, इंटीजर। टाइप कितना लेता है, 2 बाइट लेता है। तो इंटीजर लिए है, m की वैल्यू डाल दी 40, n की वैल्यू डाल दी 40। फिर इसने ऑपरेटर लगाया, ये कौन सा ऑपरेटर है, इक्वल। ये क्या m n के बराबर है। ये कंडीशन क्या लगाई है इसने, इफ क्या m n के बराबर है, अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी, बराबर है, जो अपनी कंडीशन में भी ट्रू है, तब ये प्रिंट क्या कर देगा, m and n are equal। तब ये प्रिंट कर देगा m and n are equal। इसमें एल्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन ये कंडीशन यहां देखो,
इसने प्रिंट कर दिया m एंड n आर इक्वल, लेकिन इसमें दिया else कि अगर वो ट्रू नहीं है तो क्या करना है। इसमें ऐसी कोई सूचना नहीं बताई, लेकिन इसमें ऐसी सूचना बताई है। अब ये else को भी क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तीसरा है m और n दे दिया, m 40 n 20, m बड़ा है n से, ये कंडीशन लगा दी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो m इज ग्रेटर देन n, m n से बड़ा है। else if अगर ये कंडीशन नहीं है तो दूसरी कंडीशन क्या है, m n से छोटा है। अगर m n से छोटा है तो m इज लेस देन n। दोनों में से दोनों काम, या तो कोई चीज दूसरी संख्या से बड़ी होगी या छोटी होगी, लेकिन उसमें तीसरी चीज होती है, अगर वो बड़ी नहीं हुई छोटी नहीं हुई, इसका मतलब क्या है, वो उसके बराबर है। तो लास्ट में else में क्या लिख दिया, m इज इक्वल टू n। मतलब यहां पर if की दो मल्टीपल कंडीशन लगी है, तो इफ एल्स इफ लेटर बोलते हैं इसको। इसमें आप कितनी भी एल्स इफ लगा सकते हो, कोई सीमा नहीं है, कितना भी लगा सकते हो। जैसे आप इसका एग्जांपल इस प्रकार से समझ सकते हो कि अगर आपकी आयु 5 साल से कम है, अगर आपकी आयु 5 से 10 साल तक है, अगर आपकी आयु 10 से 15 साल तक है, अगर आपकी आयु 15 से 20 साल है, ऐसे कितने भी एल्स इफ लेटर बना सकते हो। लास्ट में एल्स, मतलब फॉर एग्जांपल 100 साल की आयु तक पहुंचे, उसके बावजूद भी आपने इसमें कुछ ऑप्शन नहीं डाला, तो लास्ट में 100 साल के बाद का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, रन। वो किस में रन होगा, एल्स में। तो सिंपल इफ कंडीशन के लिए केवल इफ लगता है, एल्स के लिए कुछ नहीं होता। और इफ एल्स के लिए इफ भी होगा और एल्स भी होगा, दोनों होगा। और तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लूपिंग की। तो सी में जो लूप है वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स कैसे काम करते हैं वो देखिए। इसमें लूपिंग 3 प्रकार से होती है, फॉर, वाइल और डू वाइल। पहले मैं तीनों का मतलब समझा देता हूँ आपका। फॉर लूपिंग तो नॉर्मल होती है, जो आपको सिंपल बता दूंगा अभी, लेकिन जो बेसिक जो डिफरेंस है वो वाइल और डू वाइल में होता है। वाइल में क्या होता है, वाइल में पहले कंडीशन आती है, उसके बाद में कंडीशन चेक होकर आपका प्रोग्राम रन होता है। डू वाइल में पहले आपका प्रोग्राम रन होगा, उसके बाद में आपकी कंडीशन चेक होगी। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है जहां पे प्रोग्राम आपका कम से कम एक बार रन होगा, तो वो आंसर होता है डू वाइल। डू का मतलब पहले करो, जबकि इसका मतलब आप पहले तो प्रोग्राम रन कर दो, एटलीस्ट एक बार आपका कोड रन हो जाएगा, उसके बाद आप कंडीशन चेक करते रहना। इन तीनों का मैंने लिख रखा है यहाँ पर कि किस प्रकार से एक्सप्रेशन होता है। फॉर लिखेंगे, एक्सप्रेशन 1 होगा, एक्सप्रेशन 1 के अंदर हम करेंगे वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, फिर एक्सप्रेशन 2 में करेंगे हम उसका कंडीशनल चेकिंग, और एक्सप्रेशन 3 में करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये है प्लस प्लस, और ये जो प्लस प्लस ये कौन सी यूनरी ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसका सिंटेक्स वाइल का भी है। वाइल में पहले क्या हुई, कंडीशन, जैसे बताया मैंने आपको, कंडीशन लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद में वेयर कंडीशन, जैसे कंडीशन बताया ना, इस कंडीशन में क्या है, माइट ए ग्रेटर देन 5, आई लेस देन 10, ऐसी कंडीशन वाइल के अंदर अपने लिख सकते हैं। लेकिन डू के अंदर देखो आगे यहाँ पर जो कंडीशन वाला पोर्शन है वो खाली है। इसका मतलब डू पहले क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को रन कर देगा, रन करने के बाद में आपकी कंडीशन क्या होगी, चेक होगी। तो क्वेश्चन सिंपल से इसमें यह बनता है कि ऐसा कौन सा लूप स्टेटमेंट है जो कम से कम एक बार रन होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, डू वाइल। इसका एग्जांपल देख लो। इंटीजर मेन लिया, इंटीजर आई ले लिया, फॉर का लूप आई इक्वल टू 0, आई का जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज कर दिया, आई लेस देन 10, यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी, आई प्लस प्लस, इसका आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई में एक संख्या जोड़ दो। तो ये चलता रहेगा, एक एक संख्या इसमें जोड़ती जाएगी, और प्रिंट क्या होता रहेगा, आई की वैल्यू। जैसे प्रिंट वाई की वैल्यू क्या 0 है, अगली बार 1 2 3 4 लेस देन 10 यानी 9 तक प्रिंट होगा, तो इसका ये आउटपुट हो जाएगा। जहां पर भी मैंने ये रेड में लिखा है वो सब क्या है, इसके आउटपुट है। फिर वाइल लूप में देखो वही कंडीशन है, आई इक्वल टू, इस आई की वैल्यू 3 ले ली, वाइल आई लेस देन 10, जब तक आई अगर 10 से छोटा है तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी, ट्रू होती नीचे वाला कोड चल जाएगा, और इस वाले कोड के अंदर आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और इसके अंदर आई प्लस प्लस होगा। लेकिन देखो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 3 से, तो आउटपुट भी कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से। अगली बार 4 5 6 7 8 9 10 तक आएगा, 10 आई की वैल्यू 10 से छोटी है, नहीं है, क्योंकि 10 और 10 क्या हो गए, बराबर। यहाँ पर छोटे से लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ से लूप हट जाएगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तीसरा है डू वाइल। डू वाइल के अंदर इंटीजर आई की वैल्यू हमने L1 ले ली,
डू, कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर कंपाइलर में जो कंपाइल करेगा उसके बाद जो प्रोग्राम रन करेगा तो उसे यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं मिलेगा, तो इसके नीचे डू के नीचे जो भी कोड है उसको वो रन कर देगा। तो एक बार तो एटलीस्ट कोड आपका रन होगा। यहाँ पर क्या करेगा, %d, ये बताया मैंने आपको पिछली बार, %d वगैरह क्या होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। किसके लिए होता है, डेसिमल वैल्यू के लिए आप यूज करते हैं %d स्कैनफ करते समय, और वैसे इंटीजर को प्रिंट करवाना है तो %d करोगे। लास्ट में लिख दिया आपने आई की वैल्यू भी क्या है 1, तो देखो सबसे पहले आउटपुट क्या आएगा 1 का। उसके बाद में i++, मतलब i की वैल्यू कितनी होगी 2 होने के बाद में ये नीचे कंडीशन चेक करेगा, क्या i की वैल्यू है जो भी क्या पड़ेगी 2 लेस देन और इक्वल टू 4, यानी 2, 3, 4 तीनों में से कोई एक है, और i बड़ा है 2 से और इक्वल है 2 के, दोनों कंडीशन चेक करेगा। अगर है तो वापस से ये लूप क्या है चलेगा, वापस से लूप चलेगा। तो अगली बार 2, 3, 4, जैसे ही 4 आएगा अगली बार 5 के समय नहीं होगा, क्योंकि i की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो जाएगी, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और अपना आंसर 4 तक ही रहेगा। तो इसमें सीखने को क्या मिला कि डू के अंदर, डू वाइल के अंदर सबसे पहले आपका एक बार तो कोड एटलीस्ट आपका रन होगा। इनको आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखना चाहो तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। बाकी मेरी सलाह है कि अभी इनको प्रैक्टिकल मत करो, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं बचा है, तो आप फटाफट इनको केवल एक बार ओवरव्यू इनका सीख लो। उसके बाद में जो केस स्टेटमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं केस कंट्रोल स्टेटमेंट्स। वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं स्विच, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, ये 4 बेसिकली होते हैं। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा आता है, और इनका जो एक्सप्रेशन जो इनका लिखने का तरीका है वो क्या होता है, स्विच का मतलब दोस्तों जंप करना होता है। वैसे जैसे ऑन ऑफ का स्विच होता है वैसे इसमें स्विच है, मतलब किसी भी आप कंडीशन में आप जंप कर सकते हो। तो इसमें इसका एक्सप्रेशन क्या होता है स्विच, यहाँ पर आप वो एक्सप्रेशन लिखो, केस बना दो का जहां पर आपको जंप करना है, और हर के बाद में ये जो ब्रेक लगा हुआ है इसको लिखना क्या होता है, जरूरी होता है। अगर ऐसे नहीं समझते हो तो मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ। एक इंटीजर की वैल्यू ले ली 3, यहाँ पर लिख दिया स्विच वैल्यूज। वैल्यू क्या हो गया इसका, इस फंक्शन का पैरामीटर हो गया जो ये है, इसमें जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। अब इसने केस बना दिया, इन केस के अंदर क्या लिख दिया, वैल्यू इज n, वैल्यू इज 1, वैल्यू इज 2, वैल्यू इज 3, वैल्यू इज 4, जो भी वो डालेगा उसके हिसाब से वैल्यू बना दिया। अब फॉर एग्जांपल उसने वैल्यू डाली 3, ये देखो 3 ही है अभी, तो 1 पे आके चेक करेगा, 1 कंडीशन में नहीं है, वैल्यू इज 2, केस 2 नहीं है, वैल्यू इज 3, अभी देखो 3 वैल्यू कहां पर है, यहां पर है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, वैल्यू इज 3, ये नीचे यहां पर आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 1, 2, 3, 4 4 केस बने हैं, चारों वैल्यू नहीं डालता है, तो लास्ट में लिखा होता है एक डिफॉल्ट, मतलब ऊपर की सारी कंडीशंस अगर फॉल्स हो जाती है तो लास्ट में क्या काम करेगा, डिफॉल्ट लिखने का ये तरीका है। और नीचे लिखा हो जाए वैल्यू इज अदर देन 1, 2, 3, 4, जैसे फॉर एग्जांपल उसने 5 डाल दिया तो लिखा हुआ क्या आएगा, वैल्यू इज अदर देन 1, 2, 3, 4। अगर उसने 2 डाल दिया तो लिखा हुआ क्या आएगा, वैल्यू इज 2, क्योंकि वो किसको पड़ेगा, सीधा केस 2 को पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है, इसमें जंप होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डिफॉल्ट वैल्यू केवल एक ही लिखी जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात, हर केस के बाद में आपको ब्रेक लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपका जो ये तरीका है इसको लिखने का वो हो जाएगा गलत, और आपका आउटपुट भी क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। ठीक है, अब आता है ब्रेक। अब ब्रेक क्या करता है, जैसे यहां पर काम किया ब्रेक, ये सारे क्या काम कर रहे हैं, उस केस में उस कंडीशन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ब्रेक का क्या काम करता है, देखो i की वैल्यू है 0, i लेस देन 10, i++, मतलब यहाँ पर क्या बताया, 0 से लेकर आप 9 तक का क्या करो, आप लूप चलाओ। अब इसमें क्या लिख दिया कि i = 5, जैसे i अगर 5 के इक्वल है तो क्या करना है, कमिंग आउट ऑफ फॉर लूप व्हेन i = 5, और ब्रेक, उस लूप को क्या करो, तोड़ दो, वहीं पर बंद कर दो। मतलब 1 लिखेगा, 0 लिखेगा स्टार्टिंग में तो लूप चलेगा, 1 लिखेगा, 2 लिखेगा, 3 लिखेगा, 4 लिखेगा तो लूप चलेगा। ये देखो नीचे 1, 2, 0 से लेकर 4 तक प्रिंट हो गया। जैसे ही यूजर ने वैल्यू वहां पर फॉर लूप के अंदर 5 आएगी, जैसे ही 5 आएगी 5 नीचे जाएगा, आते चेक करेगा i = 5, मतलब 5 वैल्यू हो चुकी है, तो नीचे वाला कोड क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, ब्रेक, इस टू को तोड़ देगा और पूरा बाहर आ जाएगा, मतलब आगे की संख्या 6, 7, 8, 9 प्रिंट नहीं होगी। अगर ये i की वैल्यू यहाँ पर लिखता 7 तो प्रिंट क्या आता, 5 भी आता, 6 भी आता, 7 नहीं आता। 7 के समय ये क्या होता, बाहर आ जाता, ब्रेक हो जाता। तो किसी भी लूप को बीच में तोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, अपने ब्रेक। तीसरा है दोस्तों कंटिन्यू। अब ये ब्रेक से जस्ट उल्टा काम करता है, ब्रेक तोड़ के बाहर आ जाता है, कंटिन्यूअस लूप को कंटिन्यू चलाए रखता है, जैसे इसका नाम है। इसको इसे समझिए, i की वैल्यू वही है 0 लेस देन 10, i++। अब उसमें अपने के लिए एक कंडीशन चेक की थी, यहाँ पे 2 कंडीशन लगाई है मैंने, i = 5 और i = 6। अगर i की वैल्यू 5 या 6 दोनों में से कोई भी एक होगी तो ये लूप चलेगा। ओके,
अब ये लूप क्या चलेगा, प्रिंट एफ कर देगा, इसमें क्या लिखेगा, स्किपिंग %d फ्रॉम डिस्प्ले यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। 5 6 दोनों प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखो 5 और 6 दोनों प्रिंट हो जाएंगे। और कब तक चलेगा, 4 तक चलेगा, पहले 4 तक चल गया, फिर 5 और 6 के लिए ये आ जाएगा। अब ब्रेक में तो क्या था, आगे प्रिंट नहीं हो रहा था क्योंकि हमने ब्रेक करके लूप को तोड़ दिया था। लेकिन कंटिन्यू क्या करेगा, कहेगा कोई बात नहीं 5 6 ड्रॉप कर दे, लेकिन आप लूप को कंटिन्यू करो। तो लूप को कंटिन्यू करने के लिए 6 के बाद में क्या आएगा, 7 चेक करेगा, 8 चेक करेगा, 9 चेक करेगा। तीनों कंडीशन 10 से छोटी है, तो देखो 7 8 9 तीनों क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। ये रहा 7 8 9 तीनों प्रिंट कर रहा है। उसके बाद में जैसे 10 आएगा, लेस देन 10 है, इसका मतलब 9 तो सही है, 10 आती वो आ जाएगा इक्वल, तो कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फॉल्स, और लूप खत्म हो जाएगा। तो इसने क्या किया, ब्रेक ने तो लूप को तोड़ा और कंटिन्यूस लूप को कंटिन्यू चलने देगा। तो बेसिकली इसके लिए यूज होता है कंटिन्यू। फिर लास्ट दोस्तों गो टू होता है। गो टू क्या करता है, वही उसकी तरह है जैसे अभी अपने उसमें किया था स्विच के अंदर, लेकिन स्विच तो क्या है कि वो कोई भी एक वैल्यू देखता है, उसको मैच करता है अपने केसेस से। लेकिन गो टू क्या करे, ये लेबल बनाता है। लेबल बनाने के बाद में आपके जो कंट्रोल होता है उस लेबल पर जंप करवाता है। अगर नहीं समझे हैं तो इस एग्जांपल से समझिए। i = 0, लेस देन 10, i++। मैंने कोशिश यही करी है कि सब एग्जांपल आपको एक ही कंडीशन में समझाऊं, ताकि आपको हर एग्जांपल में कंपैरिजन समझ में आ जाए। i = 5, i का चेक करेगा, 5 है। प्रिंट एफ वी आर यूजिंग गो टू स्टेटमेंट व्हेन i = 5, गो टू हाई। अब ये हाई क्या है, लेबल। लेबल कहां बना हुआ है, ये देखो नीचे। लेबल बनाने का तरीका क्या है, लेबल का नाम आ गया, उसके बाद में ये कॉलन लगा दो, तो ये लेबल बनाने का काम आ गया। उस लेबल पे जंप कर जाएगा और वहां पे जो लिखा हुआ कोड है वो रन हो जाएगा। वहां पे कोड क्या लिखा हुआ है, नाउ वी आर इनसाइड लेबल नेम हाई, वाई इनसाइड लेबल नेम हाई लिखा हुआ आ गया, कोड अपना जंप कर गया। अगर यहाँ पे ब्रेक होता तो बाहर आ जाता, कंटिन्यू होता तो वापस आगे चलता लूप। गो टू आ गया, इसका मतलब सीधा लेबल पे आ गया। अगर इसे लेबल ना मिले तो क्या होगा दोस्तों, लेबल ना मिले तो इसको एरर आ जाएगी, क्योंकि इसको जंप करने की कोई जगह ही नहीं मिलेगी। तो ये लेबल क्या कर रहा है, आप लेबल के अंदर आप किसी गो टू स्टेटमेंट से सीधा उस कोड पर, दूसरे कोड पर आप क्या कर सकते हो, जंप कर सकते हो। ये इसलिए काम आता है गो टू। तो इसका ये जो सिंटेक्स है ये आप अच्छी तरह इसको देख लेना कि गो टू लिखो, लेबल का नाम लिखो और उसका स्टेटमेंट लिख दो, और एक जगह आपको क्या बनाना पड़ेगा, लेबल भी बनाना पड़ेगा। तो केस किस में यूज होता है, केस यूज होता है स्विच के अंदर, और बाकी जो अपने लेबल किसके अंदर होता है, गो टू स्टेटमेंट के अंदर। अब इसके बाद दोस्तों स्टोरेज क्लासेज, इसके बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टोरेज क्लासेज क्या होती है। लेकिन आप इसको स्टोरेज क्लासेज बेसिकली 4 होती है, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक एंड रजिस्टर। लेकिन आपको पहले मैं समझा देता हूँ कि स्टोरेज क्लासेज होती क्या है। दोस्तों देखो सी के अंदर आपने डेटा टाइप्स तो पढ़ लिए, लेकिन अब आपको उस वेरिएबल, जो डेटा टाइप्स का जो वेरिएबल है वो कहाँ पर स्टोर होगा, उस वेरिएबल में कोई वैल्यू डाली जाएगी या नहीं डाली जाएगी। अगर वैल्यू डाली जाएगी तो इसमें स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, वो वेरिएबल कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, किन किन फंक्शन में वो वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं, वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है, यानी वेरिएबल कितनी देर बाद खत्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये सब काम कौन करेगा, स्टोरेज क्लासेस इसका काम को करती है। तो मतलब ये पूरा काम अब जो होता है स्टोर करने का, वो कहाँ पे होता है, 2 जगह होता है, या तो मेमोरी में होगा या फिर सीपीयू के रजिस्टर्स के अंदर। आपको पता है जो सीपीयू के रजिस्टर्स होते हैं वो छोटे होते हैं और बहुत फास्ट होते हैं, तो ऐसे हर किसी को उसमें आप स्टोर नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली जो 4 टाइप हैं इसके स्टोर करने के, जो क्लासेज हैं वो 4 हैं। पहला ऑटोमेटिक, दूसरा रजिस्टर, तीसरा है स्टैटिक और चौथा है एक्सटर्नल। तो ये 4 अपने इसके तरीके हो गए। अब इनको पढ़ने के लिए, अब देखो इसमें दे रखा है साथ साथ में कि कोई भी जो स्टोरेज क्लासेज है उसमें डेटा कहाँ, वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट वैल्यू क्या जाएगी, वो कहाँ कहाँ यूज होगा और इसका लाइफ टाइम क्या होगा। तो अपने एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑटो। आप ये क्या होती है, डिफॉल्ट स्टोरेज क्लासेस होती है ऑटो। यदि आपने किसी वेरिएबल को बिना किसी स्टोरेज क्लासेस के डिक्लेयर कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वो ऑटो बन जाएगा। आप चाहो तो इसके लिए AUTO ऑटो कीवर्ड को भी यूज कर सकते हो। ये जब आप बनाओगे तो वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, आपका सीपीयू की मेमोरी में। मेमोरी मतलब आप रजिस्टर नहीं है, ओनली मेमोरी। उसके बाद में इसमें अगर कुछ भी नहीं डाला तो स्टार्टिंग में क्या चले जाएगी, गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू क्या होती है दोस्तों, रैंडमली कोई भी वैल्यू क्या कहलाती है, गार्बेज वैल्यू कहलाती है। स्कोप क्या होगा इसका, मतलब कहाँ पे यूज कर सकते हो, इसका स्कोप होगा कि जिस भी ब्लॉक में आपने इसको डिक्लेयर किया है और जहाँ पे डिफाइन किया है, आप वहाँ पर ही इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और उसी फंक्शन के अंदर ये रहेगा।
उसके बाद में दूसरा है एक्सटर्न। एक्सटर्न का मतलब दोस्तों ये बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल हो गया। ग्लोबल वेरिएबल्स का दूसरा नाम होता है एक्सटर्नल वेरिएबल्स। ये भी मेमोरी के अंदर रहेगा, लेकिन सबसे खास बात है कि इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी इनको, 0। ग्लोबल मतलब आप किसी भी फंक्शन के अंदर आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल ले रखा है i = 5। अब मैंने नीचे कई सारे फंक्शन बना रखे हैं, ठीक है। ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है। अब मैं चाहूँ तो इस i को इसमें भी यूज कर सकता हूँ, इसमें भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा अगर मैंने i की वैल्यू ले ली 2 तो वो क्या रहेगा, केवल इसी फंक्शन के अंदर यूज होगा। तो जो फंक्शंस के अंदर यूज करें वो तो हो गए लोकल वेरिएबल, और जो फंक्शंस के बाहर अलग से यूज करें वो क्या हो गए, ग्लोबल वेरिएबल। तो ये ग्लोबल वेरिएबल के लिए अपने को इसके अंदर क्या लगाना पड़ता है, कीवर्ड एक्सटर्न, EXTERN। इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0। क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी ग्लोबल वैल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इनिशियलाइज वैल्यू क्या होती है, 0। गार्बेज नहीं होती है, ध्यान रखना। स्कोप मतलब जहां कहीं भी पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। लाइफ क्या होगा, टिल द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम जब तक खत्म नहीं हो जाता जब तक इसकी लाइफ रहेगी। वेरिएबल डेफिनेशन माइट बी एनीवेयर इन द सी प्रोग्राम। इसके जो डेफिनेशन होती है मतलब इस वेरिएबल को कहाँ भी डिफाइन करते हो, पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी डिफाइन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली जो इसका जो मेन फंक्शन होने के बाद खत्म हो जाएगा, और तब तक इसको ऑटोमेटिकली कहीं से भी पूरे प्रोग्राम में कहाँ पर भी डिफाइन करोगे वहाँ से इसको सर्च कर लेगा। तीसरा होता है दोस्तों स्टैटिक। स्टैटिक अपने आप में जैसे नाम से होता है, मतलब इन वैल्यू की, इनकी जो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है वो प्रोग्राम में हमेशा स्टैटिक रहती है। स्टैटिक मतलब एक ही जगह रहती है, कायम रहती है, चेंज नहीं होती। ये भी कहाँ होंगे, सीपीयू की मेमोरी में होंगे, और इनके भी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। स्कोप लोकल मतलब जहाँ पर इनको डिफाइन करते हैं वहीं पर आप इनको वही फंक्शन इनको यूज कर सकते हैं। फिर रिटेन्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। अलग अलग फंक्शन चाहे कोई भी कॉल कर लो, लेकिन इनकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा अनचेंज। जैसे फॉर एग्जांपल पाई है, पाई का मान आपको पता है क्या होता है, 22/7। अब ये मैंने इसकी जो वैल्यू है, इस प्रकार के वेरिएबल की वैल्यू मैंने कांस्टेंट कर रखी है, मतलब स्टैटिक कर रखी है। तो इनकी जो वैल्यू है कभी भी चेंज नहीं होगी। तो कोई भी फंक्शन यूज करो वहाँ पे पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22/7 ही जाएगी। और लास्ट है दोस्तों रजिस्टर। रजिस्टर जैसे मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, आपने जो आपका ये यूज करोगे स्टोरेज वो कहाँ पर होगा, कंप्यूटर के जो सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं वहाँ पर होगा। अब ये इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको पता है रजिस्टर से जो वेरिएबल आप लोगे वो ज़्यादा फास्ट आपका एक्सेस होगा, तो वहाँ पर इन वेरिएबल को आप स्टोर करवा सकते हो। इनके भी जो स्टार्टिंग की वैल्यू होगी वो क्या होगी, गार्बेज वैल्यू होगी। और ये भी वो होंगे जो लोकल होंगे, यानी जिस फंक्शन में आप इनको डिफाइन करोगे वहीं पे यूज कर सकते हैं। और साथ में लाइफ टाइम भी क्या होगा, जिस फंक्शन में आपने इनको डिफाइन किया है वहीं पर इनकी लाइफ टाइम होगी, उससे आगे नहीं होगी। अब चूंकि रजिस्टर्स की देखो संख्या कम होती है, उनका साइज भी कम होता है, तो सोच समझ के ही हमें किसी वेरिएबल को रजिस्टर अपने वेरिएबल के रूप में इसको यूज करना चाहिए। तो उसकी स्टोरेज क्लास जब आपको लगता है कि वो रियल में इतना वैल्यूबल है कि आप उसको रजिस्टर्स के अंदर स्टोर करवाना चाहते हो। तो बेसिकली 4 प्रकार के हैं। वैसे देखो सी आपको पता है इतनी छोटी नहीं है कि आप इसको 2, 4, 5, 10 वीडियो में पढ़ सको। सी बहुत लंबी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं दोस्तों कि जिनको सी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनको एटलीस्ट इतना नॉलेज मिल जाए कि वो एग्जाम में, अब इसके सामने ये आ जाए स्टूडेंट क्लासेस क्या है, तो उनके सामने जो क्वेश्चन आएंगे वो इनमें से आएंगे, तो एटलीस्ट उनके क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आपको सी अच्छे से पढ़नी है तो मैं इन क्लासेस के बाद में सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, और इन पर मैं डेडिकेटेड पूरे वीडियो बनाऊंगा, 50-60 वीडियो 70 वीडियो एक लैंग्वेज में बनाऊंगा, और उसमें अच्छा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बताऊंगा, तब वहाँ पर आप अच्छी तरह से सीख सकते हो। लेकिन पहले मेरा विचार अभी फिलहाल आईए के लिए ही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप फटाफट आईए के लिए जो जो जरूरी है वो चीज़ पढ़ लीजिए। उसके बाद अपने आगे का जो आईए के 12 तारीख के बाद का जो अपना चैनल का जो अलग व्यू रहेगा वो मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित, और बहुत जल्दी मैं आपके सामने इसका पार्ट 4 भी लेके आऊँगा। धन्यवाद।